किसान साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो विषय है रबी की खड़ी फसलों में उर्वरक प्रबंधन। इस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय प्रताप सिंह। आप है वरिष्ठ प्रबंधक इफ्को जयपुर से और आप कृषि सेवाएं भी दे रहे हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान साथियों, आज आप हमें कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। यदि विषय से संबंधित आपकी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 27049999। हमारे दूसरे फ़ोन नंबर है 27040998। और जब आप हमें कार्यक्रम में फ़ोन करें तो कृपया करके अपनी टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम रखें। सर, सबसे पहले जैसे कि आज हमारा कार्यक्रम में है कि रबी की खड़ी जो फसल है, तो इस समय रबी की कौन सी जो खड़ी फसलें जो तैयार हैं और क्या उनकी उर्वरक व्यवस्था होनी चाहिए? जी, जैसा कि अगर हम अपने राजस्थान राज्य की बात करें जी, तो प्रमुख रूप से अपने इस समय गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर और भी फसलें हैं, लेकिन वो कम क्षेत्रफल में होती हैं। यही प्रमुख फसलें हैं जी। और जैसे कि हमारी अलग अलग आवश्यकता होती है, इस तरह अलग अलग फसलों की अलग अलग पोषक तत्वों की या कहें उर्वरकों की आवश्यकता होती है। जी। अगर हम गेहूं और जौ की बात करें तो उनके पूरे फसल चक्र के लिए लगभग 120 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। जी। साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्व 5 किलो जिंक जैसे हुआ, लोहा है, तांबा है, तो उनको हम मिट्टी की जांच के आधार पे देते हैं, क्योंकि इनकी उतनी हमारी मिट्टी में कमी नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारी मिट्टी में कमी है, क्योंकि इनकी आवश्यकता फसलों को ज़्यादा होती है। तो गेहूं में जैसे मैंने बताया लगभग 120 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लगभग 260 किलो यूरिया उर्वरक का उपयोग पूरे फसल में किया जाता है, जिसमें से 130 किलो तो वो बिजाई के समय ही किसान दे देते हैं और 65 किलो 2 बार में खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग करते हैं। लेकिन इन उर्वरकों से यूरिया का जैसे मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो इनकी जगह पे हम अन्य उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि अभी जैसे मौसम हमारा बहुत ठंडा है, तो जो हम यूरिया खेत में डालते हैं ये सीधे पौधों को नहीं मिलता है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव मिट्टी में होते हैं वो इनका रूप जब परिवर्तित करते हैं तब ये पौधों को मिल पाते हैं। लेकिन अधिक ठंडा होने के कारण ये सूक्ष्म जीव इस समय सुसुप्त अवस्था में या इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम खेत में कितनों भी उर्वरक दें वो फसलों को नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें इस समय खड़ी फसलों में जैसे कि स्प्रे के माध्यम से ज़्यादा उपयोग उर्वरकों का करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि फसल तैयार खड़ी है और ऐसे में उर्वरक की जो व्यवस्था है वो हमें मतलब क्यों तो ज़रूरत पड़ती है, और अगर जो प्रबंधन व्यवस्था है वो कैसे होनी चाहिए उत्तम तरीके से? हाँ, जैसे कि फसलों की बढ़वार के लिए, क्योंकि इस समय जो अवस्था है उसमें पौधों का या फसलों का विकास बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। उसके लिए उनको चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास, सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं और वो एक आवश्यकता होती है समय समय पर। जी, जैसे अब फसल तैयार खड़ी है, तो अब इस समय उनको इस चीज की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो इस समय जैसे कि सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन की। वैसे तो सारे पोषक तत्व जैसे हम डेली कुछ ना कुछ भोजन करते हैं, हमें भी डेली प्रोटीन चाहिए होता है, फैट चाहिए होती है, विटामिन चाहिए होती है, ऐसे फसलों को पर डे सारे पोषक तत्व चाहिए। लेकिन कुछ पोषक तत्व जैसे हम बिजाई के समय दे देते हैं तो वो धीरे धीरे फसलों को लंबे समय तक मिलते रहते हैं, लेकिन जिनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है उनको हमें बार बार देना पड़ता है। तो उसकी हम एक तो पहचान कर सकते हैं कि किस पोषक तत्व की कमी है। जैसे कि अगर हम देखें आजकल जो हमारा गेहूं की फसल है, अगर उसकी नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं, मतलब उसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो हमें नाइट्रोजन देना चाहिए। अगर पत्तियां बहुत ज़्यादा गाढ़ी हरे रंग की हो जाती हैं या बैंगनी रंग की हो जाती हैं तो उसमें फास्फोरस की कमी है, तो हमें फास्फोरस देना चाहिए। अगर पत्तियों के किनारे जैसे जल जाती हैं तो किनारों से जलना शुरू करती हैं, अंदर की तरफ वो जलते हुए पहुंचती हैं, तो मतलब पोटास की कमी है। तो एक तो हम लक्षण देख के कर सकते हैं। तो उसके लिए टॉप ड्रेसिंग के बजाय हमें फोलियर एप्लीकेशन, जैसे कि मैं बताया कि मिट्टी में डालेंगे तो वो मिल नहीं पाएंगे, तो जो हम दानेदार यूरिया भी उपयोग करते थे वो मिट्टी में डालते हैं।
तो उससे क्या होता है, वो पौधों को मिल नहीं पाते। इसलिए हमें स्प्रे के माध्यम से, जो फोलियर एप्लीकेशन पर्णीय छिड़काव है, उसके माध्यम से हमें उर्वरकों को देना चाहिए जी। तो कौन कौन से हमारे जो पर्णीय छिड़काव या फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से हम क्या क्या दे सकते हैं, तो जैसे कि 100% जल विलेय उर्वरक आते हैं, उनके माध्यम से दे सकते हैं, या नैनो उर्वरक आ रहे हैं, उनके माध्यम से दे सकते हैं जी। तो 100% जल विलेय उर्वरक में कई ग्रेड होते हैं, जैसे 1744 है, 1818 है, 1919 है, 13045 है, 05234 है। इसमें जो ग्रेड अलग अलग हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं जी। अब जैसे हम बात करें 18-18-18 की, जी। तो इसमें 18% नाइट्रोजन है, 18% आपका फास्फोरस है और 18 पोटास है, मतलब तीनों तत्व इससे मिल जाते हैं जी। तो इसका हम स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अभी जो नैनो उर्वरक आए हैं जी। उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा लाभ जी, फसलों को जी मिल बिल्कुल। रहा है। अभी जैसे आपने बात करी कि अभी नैनो उर्वरक आए, ठीक है, आप इफ्को से हैं, तो हम जानना चाहते हैं, हमारे किसान साथी जानना चाहते हैं कि अभी इफ्को ने 2 उर्वरक लॉन्च करे हैं, एक तो नैनो उर्वरक और एक डीएपी उर्वरक, इनकी क्या व्यवस्था है, क्या प्रबंधन व्यवस्था है? जी। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। नैनो यूरिया जैसे नाम से ही हो रहा है कि ये यूरिया की जगह पे उपयोग इसका करना चाहिए हमें, और नैनो डीएपी का उपयोग जहाँ डीएपी का हम उपयोग करते थे उसकी जगह पे हमें नैनो डीएपी का उपयोग करना चाहिए। तो ये दोनों उर्वरकों जो हैं ये नैनो तकनीक पे आधारित हैं, और नैनो तकनीक की हम बात करें तो नैनो तकनीक उसे कहते हैं जिनके कण सूक्ष्म होते हैं या नैनोमीटर के आकार के होते हैं, जो 100 नैनोमीटर से, अगर हम बात करें जैसे 1 मीटर में हमारे जो दानेदार खाद्य हैं लगभग 500 दाने आते हैं, इसके लगभग 1 खरब दाने एक उसमें आ सकते हैं, मतलब जो ये है इनसे लगभग 10,000 गुना ये इसकी क्षमता अधिक है, छोटी होती है। आकार छोटा होता है, तो आकार छोटा होने के कारण से इनके गुण बदल जाते हैं और ये अलग तरह से व्यवहार करते हैं। आकार छोटा होने से इनकी सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे जब ये पौधों के अंदर जाते हैं तो ज्यादा जगह पे ये रिएक्शन कर पाते हैं, जिससे कि बहुत कम मात्रा में ही पौधों को इनकी जैसे नाइट्रोजन की या फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। जहां पौधे को आवश्यकता है वहीं इसकी पहुंच है। हाँ, जैसे कि छोटा आकार होने के कारण ये पत्तियों में आसानी से घुस जाते हैं, जिससे कि पत्तियों में सारे सेल, जिसे हम जानते हैं कोशिका से बने होते हैं, कोशिका के प्रत्येक भाग में जैसे क्लोरोफिल बनाने में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन बनाने में होती है, एमिनो एसिड बनाने में, तो वहाँ पे ये आसानी से पहुँच जाते हैं। तो इनका नैनो यूरिया में बताया कि नैनो यूरिया नाइट्रोजन के लिए हम उपयोग करते हैं, और इनका उपयोग हम प्रति लीटर पानी में 4 मिलीलीटर की मात्रा लेते हैं, या हम बात करें जैसे 16 लीटर की हमारी टंकी होती है जो किसान नैपसेक स्प्रेयर बोलते हैं, उसमें हमें लगभग 2.5 ढक्कन, इसका जो बोतल पे ढक्कन लगी हुई है वो 25 मिलीलीटर उसमें मात्रा आती है, तो 2.5 ढक्कन की मात्रा हमको लेनी चाहिए, और एक घोल बन घोल बन जाएगा, और 1 बोतल का उपयोग 1 एकड़ के फसल के लिए हम कर सकते हैं। दूसरा बात आता है कि इसका उपयोग हमें कब करना चाहिए, तो उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कौन सी फसल है। जैसे कि अगर फसल की पत्तियां चौड़ी हैं, जैसे सरसों है, तो उसमें हम बिजाई के 30 दिन के बाद ही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे गेहूं है, उसमें पत्तियां थोड़ी सक्रिय होती हैं, तो उसमें 35 से 40 दिनों के बाद करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ जैसे प्याज भी बहुत लगता है, लहसुन है, उनकी पत्तियां और सक्रिय होती हैं, तो उसमें हमें 55-60 दिनों के बाद इसका स्प्रे शुरू करना चाहिए, और प्रत्येक 15 से 20 दिनों के अंतराल पे हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे कि हम बात करें, गेहूं की फसल हमारी 120 से लेकर 140 दिन की होती है, चना का भी लगभग 120 दिन है, सरसों का भी 120 दिन है, तो हम इसको 15-20 दिन से अंतराल पे 35-40 दिन से शुरुआत करके लगभग 90 से 100 दिनों तक भी इसका उपयोग हम जैसा आप बता रहे हैं कि 90 दिन, 15 दिन, 30 दिन, तो ये समय मात्रा इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, देखिए ऐसे होता है, फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि 30 दिन पे उसमें गेहूं में या जौ में कल्ले निकलना शुरू होती हैं। चने की बात करें, सरसों में, तो उसमें शाखाएं निकलती हैं, तो उस समय ज्यादा मात्रा में उनको खुराक की जरूरत पड़ती है, तो उस समय देना चाहिए। और यदि आप समय पे दे देंगे तो खुराक भी कम लगेगी। यस, और उसमें एक तेजी आ जाएगी।
फिर जैसे कि 15-20 दिन बाद, मतलब उसके बाद 55 से 60 दिन पे फूल निकलना शुरू होते हैं या गेहूं में बालियां निकलना शुरू हुई, तो उस समय फिर उनको चाहिए ज़्यादा भोजन। सर, जब तक फसल अपनी तैयार हो जाती है, मतलब तब तक कितनी बार अपन उर्वरक का मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हर फसल को प्रतिदिन कुछ ना कुछ दिन चाहिए जी। लेकिन हम पर दिन तो उसे दे नहीं सकते नहीं। क्योंकि एप्लीकेशन या स्प्रे का कास्ट पड़ता है जी। तो लेकिन हम उसको 15 से 20 दिनों के अंतराल पे जैसे गेहूं में 3 से 4 बार दे सकते हैं जी। वैसे कुछ जगह पे 2 ही बार में अच्छा रिजल्ट आ जाता है। जी। तो ये हमें डिपेंड करता है कि हमारा कुछ क्षेत्र में है, वहाँ का मौसम कैसा है, मौसम के ऊपर। जी। और जैसे कि गेहूं के लिए देखिए अच्छे ठंडक का समय ज़्यादा लंबा चाहिए जी। लेकिन अभी हम देखेंगे कि फरवरी माह में ही गर्मी शुरू हो जाएगी जी। और ये उत्पादन पे नेगेटिव असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो फसल जल्दी पक जाएगी, अनाज उसमें पूरी तरह से बना नहीं, तो उत्पादन कम होगा। जी। उत्पादन तो उसको हमें थोड़ा डिले करना है कि फसल थोड़ा हमारा लंबे चले, तो उसके लिए कभी कभी अगर हम स्प्रे कर देंगे नैनो यूरिया का तो वो फसल लंबी उसका फसल चक्र थोड़ा समय पड़ जाएगा, तो दाने बनने का उसमें समय मिल जाएगा और दाना बनने का समय तो उत्पादन हमारा जी। जैसे भी आप बात कर रहे थे तापमान के बारे में कि क्लाइमेट जैसा रहेगा उसी हिसाब से फसल का उत्पादन होगा। अगर हम बात करें कि अभी जैसे कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, कहीं कहीं तापमान बिल्कुल कम है ना, तो ये अभी जो अपनी खड़ी फसल तैयार रखी है रबी की, इसके लिए कैसा है ये मौसम? देखिए, जैसे जो रबी वाली फसलें होती है उसमें मौसम जितना ठंडा रहता है उतना उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन उसमें समस्या यह है कि मिट्टी से जो उनको पोषक तत्व या उर्वरक मिलने वाला होता है वो नहीं मिल पाता है जी। तो उसको हमें खड़ी फसल में स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए या जहाँ पे ड्रिप की व्यवस्था हो, टपक सिंचाई हो, जैसे बहुत से किसान भाई हमारी सब्जियों की खेती में और पॉली हाउस में लगाए रखें तो वहाँ पे ड्रिप से देना चाहिए। तो ड्रिप में हम जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हमारे हैं या जल विलेय उर्वरक हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जी। अभी आप जैसे बता रहे हैं कि जल विलेय उर्वरक, इनकी क्या व्यवस्था रहती है? मतलब ये उर्वरक इनकी जो प्रबंधन व्यवस्था है वो किस प्रकार से है? देखिए, जल विलेय उर्वरक जो होते हैं वो पानी में पूर्णतः घुलनशील होते हैं और इफ्को के द्वारा लगभग जो भी किसान भाई उपयोग करते हैं वो सारे ग्रेड के जल विलेय उर्वरक बनाए जाते हैं। और जो हमारे गांव में समितियां हैं, हर ग्राम पंचायत पे लगभग जीएसएस हैं, केवीएसएस हैं, उनके माध्यम से वो ले सकते हैं क्योंकि जीएसएस केवीएसएस एक तो उनके घर के नज़दीक हो है और वहाँ पे जो इफ्को के उत्पाद हैं उनके मूल्य अन्य कंपनियों के जो मूल्य हैं उनसे काफ़ी कम है और जो हमारी समितियाँ होती हैं जो उसमें निर्धारित मूल्य है उतने पे ही बिक्री करती हैं, तो किसानों को वो सस्ता भी पड़ता है और ज़्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिल पाता है। मैं आपको एक तो नैनो डीएपी के बारे में रह गया थोड़ा सा बताने के लिए। जैसे नैनो यूरिया का उपयोग तो हम केवल स्प्रे के माध्यम से करते हैं, लेकिन नैनो डीएपी का उपयोग हम 2 तरह से करते हैं, एक तो बिजाई के समय बीज उपचार करके और खड़ी फसल में स्प्रे के। तो जैसे मैं बताया कि अगर फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी दिख रही है तो उस समय हम नैनो यूरिया की जगह पे नैनो डीएपी का उपयोग करना चाहिए, जिससे उसे कि फसल को हमारे दोनों पोषक तत्व मिल जाएंगे। इसकी भी मात्रा 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में रखते हैं। जैसे कि कुछ फसलों को कम खुराक की जरूरत पड़ती है तो उसमें प्रति लीटर हम 2 ml या कहें एक टंकी में लगभग 1.25 ढक्कन डालते हैं और जिन फसलों को ज़्यादा हो सकता है उसमें 4 ml डालते हैं। और जो मैं बताया कि जैसे अंतिम जो 75 फूल जब बनते हैं या जब उसमें फली आ रही है तो उस समय नैनो डीएपी का अगर स्प्रे करें तो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि नैनो डीएपी जो है वो जो अनाज बनता है, दाने बनते हैं, उसको बनाने में उसका रोल ज़्यादा होता है। इसी तरह से जैसे अगर हमारा टेम्परेचर फरवरी में बढ़ जाए तो कई तरह के बायोस्टिमुलेंट आते हैं, वो भी उर्वरक की तरह किसान भाई उपयोग करते हैं। जैसे समुद्री घास के रस होते हैं, ह्यूमिक एसिड होता है, फल्विक एसिड होता है, तो इफ्को का भी एक सागरिका आता है, तो उसका अगर स्प्रे करते हैं तो मैं बताया कि मेजोरिटी थोड़ा सा डिले हो जाता है तो उसका उत्पादन पे पॉजिटिव होता है। अच्छा, इनकी खासियत क्या है कि जो ये नैनो उर्वरक हैं या सागरिका है, इनको हम जैसे कि किसान भाई हमारे कोई भी दवा डालने हैं, पेस्टिसाइड डालने हैं कीड़ा मकोड़ने मारने के लिए या घास मारने के लिए या
कोई बीमारी के लिए, तो उनके साथ मिला के भी इनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है जी। बस उसमें अगर वो पहली बार उपयोग कर रहे हैं किसी दवा के साथ, तो एक जार टेस्ट होता है, उसको कर लेना चाहिए। और जार टेस्ट कुछ नहीं है कि एक गिलास शीशे का पानी लें, उसमें 2-4 ml अपना 1 ml 2 ml नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का, और जो दवा उनको उपयोग करना है उसको मिला के एक बार हिला के देख लें। अगर वो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है तो उपयोग कर सकते हैं। अगर रिएक्शन होगा, मतलब उसको अगर दही की तरह फट गया तो उसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक जितना हमने देखा है, लगभग सारे, चाहे वो खरपतवारनाशी हैं, चाहे कीटनाशी हैं, चाहे फफूंदनाशी, लगभग सबके साथ मिला के उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से नैनो उर्वरकों का सागरिका के साथ या जल विलेय उर्वरकों के साथ भी मिला के उपयोग कर सकते हैं। जी। अगर बताइए साहब जी। हाँ, अभी जैसे आप कह रहे हैं ठंडी का मौसम बहुत चल रहा है, तो ठंडी से बचने के लिए किसान भाइयों को पोटास का या सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। अच्छा सर, तो सर इसकी क्या व्यवस्था है? जैसे कि एक आता है 0050 जी, इसे बोलते हैं सल्फेट ऑफ पोटास। किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं 0050, इसमें पोटास भी 50% है और 17% इसमें सल्फर होता है जी। तो इसका स्प्रे करें और साथ में नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का मिला लें, तो मेन उर्वरक भी मिल जाएंगे और जो ठंडा पड़ रहा है उससे बचाव के लिए उसको पोटास भी मिल जाएगा। तो नैनो यूरिया लें या नैनो डीएपी लें 4 ml प्रति लीटर और 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, क्योंकि ये पाउडर में होता है। 10 ग्राम इसको मिला दें 0050 को और स्प्रे करें, तो इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होता है। मौसम का जो ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे बच जाते हैं और उत्पादन ज़्यादा होता है। जी, तो किसान साथियों, ये तो हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि ना आपको मात्रा का विशेष ध्यान रखना है, आपको कितने समय में आपको ये यूरिया देना है, आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। सर, अगर हम बात करें कि जो तैयार अपनी फसल खड़ी है, अगर कोई किसान उसमें आज जैसे उसमें यूरिया डालता है और कल अगर मौसम खराब होने की वजह से यदि बरसात हो जाती है, तो सर वो कितना नुकसान या कितने फायदेमंद है वो? नहीं, मैं समझ, क्योंकि यूरिया उसमें घुलनशील हो गया आपकी फसल में। जी। और यदि अचानक जैसे बरसात हो जाती है, वर्षा हो जाती है, तो वो यूरिया फसल में अंदर तक ऑब्जर्व हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, तो वो फसल के लिए मतलब सही है या गलत है? देखिए, जैसे यूरिया अगर हम खेत में डालते हैं तो खेत में तभी डालते हैं खेत में नमी हो जी। लेकिन डालने के बाद अगर बारिश हो गई तो जैसे हमारे यहाँ की बलुई मिट्टी है तो पानी के साथ नीचे चला जाता है, तो नुकसान हो जाता है और पर्यावरण को नुकसान करता है जी। और अगर हम जैसे स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे अगर मौसम देखते हैं कि अगर बारिश होने की संभावना ना हो तभी करते हैं, नहीं तो अगर 4-5 घंटे तक बारिश नहीं होती है तो वो पौधों को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस बारिश का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव, जैसे नैनो यूरिया नैनो डीएपी का करते हैं, तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। सर, जैसे कि आप इफ़को से, और इफ़को विश्व की एक मतलब सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड है। इफ़को के माध्यम से किसान साथियों को भी उर्वरक की क्या व्यवस्था चल रही है? मतलब कि यदि कोई किसान साथी उर्वरक लेना चाहता है तो इफ़को द्वारा, इफ़को के माध्यम से वो कैसे पहुंचेगा किसान भाई? देखिए, इफ़को जैसे आपने बताया कि सहकारी एक संस्था है जी, और इफ़को केवल सहकारी समितियों के माध्यम से ही अपना व्यवसाय करती है या इफ़को के कुछ अधिकृत विक्रेता हैं, जैसे खुद के सेंटर हैं, कुछ हमारे फ्रेंचाइजी खोल रखे हैं, उसके माध्यम से ही हम देते हैं, जहाँ पे किसानों को जो उचित मूल्य है, जो उस पर छपा हुआ है, उसी मूल्य पे एक तो मिलता है और उसी मूल्य पे किसान भाई ऑनलाइन ifcobazaar.in हमारा एक वेबसाइट है, उस पे ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। जिस रेट पे उनको समिति में मिलता है उसी रेट से वो ऑनलाइन करके भी मंगा सकते हैं। और जितने भी हमारे जैसे यूरिया डीएपी जो पारंपरिक उर्वरक हैं उनको छोड़ के जो ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, जल विलेय उर्वरक है, नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, बायो फर्टिलाइजर है, सागरिका है, माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहे जिंक सल्फेट है, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सारे उत्पाद वो समितियों के माध्यम से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। जी सर, अगर हम बात करें कि यदि किसान साथी हमारा इतना मतलब ज्ञान नहीं रखता है, ठीक है, और यदि किसान साथी से गलती से यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे में क्या उसकी फसल नष्ट हो जाती है या जल जाती है या मतलब कितना नुकसान होता है, तो उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, जो दानेदार यूरिया होती है उसकी मात्रा अगर हम ज़्यादा दे देते हैं तो फसलों को वो जला देती है, है। क्योंकि देखिए
हमें चाहिए था बहुत कम, लेकिन बहुत ज़्यादा फसलें उसकी वो मात्रा ले अधिक लेते होगी। हैं, क्योंकि फसलें चुनाव नहीं रहे, ज़्यादा मात्रा। तो नाइट्रोजन, क्योंकि यूरिया देने से क्या होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा मिल गया, तो पौधों, लेकिन और पोषक तत्व उस अनुपात में नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा बढ़ जाता है तो देखिए हवा चलती है तो गिर भी जाते हैं और कभी फसलें जल भी जाती हैं। इसलिए अगर नैनो यूरिया उपयोग करते हैं तो इसकी मात्रा, जैसे मैं बताया, 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में उपयोग करना है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा भी हो गई, डबल भी हो गई, तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं करता है, क्योंकि इसके जो नैनो उर्वरक, नैनो यूरिया या नैनो डीएपी, इसके ऊपर एक कोटिंग किया हुआ है और वो जब पत्तियों के अंदर जाते हैं तो धीरे धीरे खुलता है और पौधों को आवश्यकता अनुसार ही उनको वो मिलता है। तो पौधे कभी आवश्यकता से ज़्यादा उसको लेते नहीं और पौधों में पड़े रहते हैं। अच्छा, मतलब वो पौधे में उतनी ही आवश्यकता होगी, उतना ही वो उसको ऑब्जर्व करेगा। जी। तो ये तो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यदि गलती से आपसे गलती हो जाए, देखेंगे कि आज के हमारे चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हैं या कृषि मंत्री हो, कि सभी लोग नैनो यूरिया और... जी सर, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस नैनो यूरिया और डीएपी पे बहुत विशेष जोर दे रहे हैं। तो क्योंकि इससे देखिए कई फायदे हैं जी। एक तो पर्यावरण को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है इससे, क्योंकि जब हम कट्टे वाली खाद जो उपयोग करते हैं उसका मुश्किल से 1/5वां हिस्सा उपयोग हो पाता है। हम 100 किलो डालते हैं तो डीएपी तो मुश्किल से 15 किलो, यूरिया मुश्किल से 30 किलो पौधों को मिलता है। शेष वो मिट्टी को दूषित करता है, जल को हमारी दूषित करता है, वातावरण को दूषित करता है। तो प्रधानमंत्री चाह रहे हैं हमारे कि ये पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे और उसमें नैनो उर्वरकों का बहुत बड़ा योगदान होगा। दूसरी चीज, यूरिया डीएपी जितना यूज कर रहे हैं किसान भाई या हमारी देश की आवश्यकता, उतना हमारे देश में उसका उत्पादन है नहीं, जिसे हमें आयात करना पड़ता है, उस पर बहुत भारी पैसा खर्च करता है, सरकार को बहुत ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है। बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे कार्यक्रम में थोड़ी सी समय की कमी और हम चाहते हैं कि आप इफ्को से हैं, तो हमारे किसान साथियों की आपकी तरफ से संदेश। मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए जो मिट्टी में खाद देते हैं बिजाई के समय वो उतना दें कि जिससे कि फसल 30 से 35 दिन तक खड़ी हो सके। उसके बाद उनको केवल छिड़कने वाली खाद जो स्प्रे के माध्यम से होती हैं, चाहे नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, जल विलेय उर्वरक है, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए कि जिससे कि हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी मिले। बिल्कुल सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान साथियों को आपने इतनी अच्छी जानकारी से अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं, आपके कोई सुझाव हैं, तो उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालावाड़ डुंगरी, जयपुर। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। दी गई जानकारियों से आप बेहद लाभ उठाएंगे। अब दीजिए हमें इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।